अलाउ। क्लास में एक क्वेश्चन कर रहे थे। अरे आवाज सब सही आ रही है, वीडियो वीडियो सही आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया। क्या यार विष्णु बाबा, कैसे काम बनेगा? कहाँ को जाएगा वो? ऊपर को राइट को कैसे जाएगा? हैं? एक बात बताओ, क्या था? यही तो था वो। ये 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 था ना क्वेश्चन? ऐसा कुछ तो था। ये जा रहा था आगे को, इसका बताना था यार। रियल में तो क्या होगा, एक्चुअल में तो ये रस्सी को टेढ़ा होना पड़ेगा। ठीक है, अगर रस्सी टेढ़ी होती है तो रस्सी का टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर को आएगा, एक नीचे को आएगा। टी का कोई मान लो एक ये वाला एंगल थीटा है, तो टी का कॉस थीटा इधर आएगा, टी का साइन थीटा इधर आएगा। टी का साइन थीटा और एम जी के चक्कर में तो ऊपर को एक्सलेट होगा, टी के कॉस थीटा के चक्कर में हॉरिजॉन्टल में एक्सलेशन आएगा। लेकिन उसने डायग्राम में देखो तो सही, रियल में ये होना चाहिए था। ठीक है, जिस हिसाब से पुली भी आगे भाग रही है, लेकिन उसने डायग्राम में उस इंस्टेंट पर क्या दे रखा है, उसने रस्सी को सीधा दिया हुआ है। अगर गौर करोगे तो रस्सी को सीधा दिया हुआ है उसने। अब भले ही रस्सी पुलिस से अटैच है, उससे क्या मतलब है? ये डब्बे पर फोर्सेस देखो ना, डब्बे पर दो ही तो फोर्सेस लग रहे हैं, टी और एम जी। टेंशन और एनर्जी लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में एक्साइट कराएगा कौन इसको? समझ में आई बात? जैसे कि क्वेश्चन था ना, ये है ये है ये है ये है ये है, सारे सरफेस स्मूथ है, सारे सरफेस स्मूथ है। तीन डब्बे हैं, ए बी सी। ये इधर गया, ये इधर को आ रहा है। गेम है ए का। ए कहाँ को जाएगा? ए कहाँ को जाएगा भाई? अगर सारे सरफेस स्मूथ है तो ए का मूवमेंट क्या लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट और डाउनवर्ड जाएगा, कि राइट और डाउनवर्ड जाएगा, या डाउनवर्ड जाएगा? क्या है हिसाब किताब? फ्री फॉल। अब फ्री फॉल तो आप नहीं बोल सकते हो, फ्री फॉल के लिए कांटेक्ट छोड़ना पड़ेगा। ये आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना। फ्री फॉल ऐसे तो नहीं बोल सकते हो खैर, क्योंकि नॉर्मल रहेगा उसमें। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं तो नॉर्मल आता है उसमें। ए के लिए बस एक चीज तो कंफर्म है ना, ए पर नॉर्मल लगेगा, एमजी लगेगा, फ्रिक्शन तो है नहीं। तो अगर खाली मैं अगर ए का एफबीडी देखता हूँ तो ए देखो, सारा गेम एफबीडी का है। आप नॉर्मल ऊपर गया, एमजी नीचे गया, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। तो कुछ कर लो, एक आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये ऐसे जा रहा होगा, ये उसको ऊपर नीचे को आ रहा होगा। तो कायदे से इस पर दोनों एक्सप्रेशन, इस पर क्या होगा, बी वाले पर ऐसे भी होगा, बी वाले पर ऐसे भी होगा। तो बी वाला, अब इन दोनों, इसका और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैटर करेगा कौन सा ज्यादा है। अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा हुआ, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे ना, एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा। अब इन दोनों में से जो ज्यादा हुआ उस पर एक कहानी है। अगर ये ज्यादा हुआ तो इधर को आएगा और डाउनवर्ड आएगा, तो ऐसे करके कुछ आएगा इधर को गई। ठीक है, ये इधर गया, ये कुछ ऐसे करके आया। अगर मान लो ये ज्यादा हो गया तो बी वाला भी ऐसे जाएगा ग्राउंड फ्रेम में। लेकिन ए वाले की कहानी तो यही रहेगी, ए वाले को तो नीचे को ही आना पड़ेगा, कुछ कर लो। ठीक है, तो वही कहानी इसकी भी है, इसमें भी रस्सी क्योंकि सीधी दिखा रखी है उसने उस इंस्टेंट पर। अगर वो एंगल पर दिखाता तब मैं कहता है हॉरिजॉन्टल में भी एक्सलेट हो जाएगा। ठीक है, तो गेम उसका है, उस पर क्या कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं आपके, तो ये सिनेरियो हो जाएगा उसमें। एक्चुअल में उसको टेढ़ा होना चाहिए था, रस्सी टेढ़ी होती तब जाके मैं बोलता यार हॉरिजॉन्टल में आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। क्लियर है? वो लगता है कि हाँ यार ये भी जा रहा है तो इसको आगे भी आना है। ऑब्वियस सी बात है, खींचेगा तो ऊपर जा रहा है, आगे भी जाता हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, क्योंकि भाई ये डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है ना, ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसको भी आगे आना पड़ेगा, तो उसके लिए रस्सी को टेढ़ा होना पड़ेगा ना। लेकिन उसमें डायग्राम में टेढ़ी दी नहीं है। आई बात समझ में? एक्सलेट कैसे होगा हॉरिजॉन्टल में फिर? तो उस इंस्टेंट पर बोला जाता है, हमेशा एक क्वेश्चन होता है उस इंस्टेंट का। मान लो शुरू में ऐसे था, इसको आपने करना ही चालू किया, अबे फिर भी रस्सी टेढ़ी होगी यार, कुछ कर लो, रस्सी को टेढ़ा होना पड़ेगा।
ठीक है, लेकिन उसमें रस्सी सीधी दे रखी है तो मैं कुछ उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता कि वो हॉरिजॉन्टल में कैसे आए, कैसे आ जाएगा भाई। रस्सी को टेढ़ा होना पड़ेगा उसके लिए। जो रियल लाइफ सिनेरियो है उसमें रस्सी टेढ़ी आएगी आपकी, जिसके कारण वो हॉरिजॉन्टल में भी एक्सीलरेट होगा। हाँ भाई, सही है। हाँ सर। ठीक है चलो, कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे। कल मैंने वर्क एनर्जी में आपको काफी क्वेश्चन करा दिया है, वर्क में बहुत ज्यादा करा दिया लग रहा है। ज्यादा तो नहीं कराया, लेकिन वेरिएशन बहुत कम समय में ज्यादा आ गई लग रहा है। बाउंसर तो नहीं क्या? कोई क्वेश्चन दोबारा बताना है तो बता लो। पेंडुलम इस वाला। पेंडुलम वाला, पेंडुलम वाले में क्या होता है देखो, चलो उस पर आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, पेंडुलम वाले पर दोबारा आ जाएंगे। ग्रेविटी का वर्क लिखना सीख गया हो, ग्रेविटी का। मैं यहाँ से कैसे भी करके ये घूम करके यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ जा रहा हूँ। अगर मेरे को ग्रेविटी का वर्क डन लिखना है तो मेरे को किससे मतलब है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना गया हूं मैं। अगर मैं यहाँ से ऊपर को गया हूं तो माइनस का mgh, अगर ऊपर से नीचे आया हूं तो प्लस का mgh। ग्रेविटी का समझ गए क्या? ग्रेविटी में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ग्रेविटी का समझा। क्लियर? ये नहीं समझा आपने जो बोला। अरे ग्रेविटी में ऊपर को गए ऐसे करके, mg का वर्किंग कितना आएगा? mg को इससे थोड़ा ना देखो, mg का फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे को लग रहा है। पूरे रास्ते में फोर्स नीचे को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गया, इधर को हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को तोड़ दो, है ना। क्या कहा था मैंने, फोर्स इधर को है, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट को तोड़ दो आप, ये एस को तोड़ दो, एस का ये वाला मान लो, अल्फा मान लो, इधर को आएगा एस का कॉस अल्फा, इधर को आएगा एस का साइन अल्फा। तो कितना हो जाएगा, एम जी इंटू एस का कॉस अल्फा माइनस के साथ। अब एस का कॉस अल्फा क्या बनाएगा, एस का कॉस अल्फा ऐसी तो एच ही तो बनेगा। यार सिंपल समझ लो यार। समझा सर। लो, इसको यहां से यहां लेके गया, हटाओ। अब बताओ ग्रेविटी का वर्क डन क्या लिखोगे? ग्रेविटी का वर्क डन कितना आएगा इस बार, यहां से यहां लेके गया तो है माइनस mgh। माइनस mgh। ठीक है, अब ऐसे टेढ़ा लेके ऐसे रास्ते में लेके गया, इससे थोड़ा ना मतलब है। फोर्स की डायरेक्शन में देखो ना, फोर्स की डायरेक्शन, डायरेक्शन से मतलब ये नहीं कि उसी की उस अलोंग उसके 180 में भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस बार क्या, उस पर भी ये दिमाग लगाना आप कि जैसे ग्रेविटी का हिसाब किताब चल रहा है, वैसे अगर कोई दूसरा कांस्टेंट फोर्स होगा उसकी कहानी भी बिल्कुल सेम होगी। mg की जगह पर एफ हो गया, mg की जगह पर एफ दे रखा होगा कोई फोर्स। अगर वो कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है, तो जो mg के लिए कहानियां चला रहे हो वही कहानी आप उसके लिए भी चलाओगे। तो बेसिकली कांस्टेंट फोर्स की कहानी है। आगे बात समझ में, ये कांस्टेंट फोर्स की कहानी है। जो फोर्स, सर सुनाई नहीं दे रहा। टेढ़ा मेढ़ा भी भगाएंगे तो आएगा आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। क्लियर है इतना? हाँ सर। यस सर। कल के डाउट्स कौन से हैं भाई, कल के वो डाउट्स थे क्या? अच्छा बचे हुए, सर्वेश को प्रॉब्लम हो रही है भाई। सर्वेश भाई तुम्हारे तो कोई डाउट नहीं थे, तुम्हें कहीं जाना है क्या, ये बताओ, कर लेंगे उनको भी डिस्कस।
चलो देखो, अब इसके आगे क्या होगा। कल एक क्वेश्चन दिया था, याद है आपको? एक क्वेश्चन दिया था, 2 डब्बे थे शायद, 10-10 क्या 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 क्वेश्चन था वो? 100 एक न्यूटन का ऐसे 100 न्यूटन का फोर्स लगा है और दोनों 10 kg, दोनों 10 kg के हैं, और क्या बोला था? 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट। 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट मतलब ये 10 मीटर कहाँ से कहाँ, दोनों के लिए से। चाहे तो यहाँ से यहाँ का देख लो, चाहे ये टेल एंड से यहाँ के टेल एंड का देख लो, किसी का भी देख लो, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। अब देखो वर्क, काम की चीजें देखते हो। वर्क डन बाय एफ ऑन ए, ये तो सिंपल हो जाएगा कि भाई 100 न्यूटन का फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसकी डायरेक्शन में हो गया, कॉस जीरो, कॉस जीरो, फोर्स भी इधर को लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को लगा, कॉस जीरो की कहानी है, तो 1000 जूल आ गया, काम धाम सिंपल। फिर दूसरा, वर्क डन बाय एफ ऑन बी। हाँ भाई ये बताओ, कोई ये बता पाएगा? 0। हाँ, ये जिसने जीरो बोला इसने कॉपी खोल के देख लिया, किताब खोल के, मॉड्यूल। क्यों जीरो होगा? नो सर। क्यों जीरो होगा? सर क्योंकि बी को तो ये नॉर्मल भगाएगा। बी को नॉर्मल भगाएगा, भाई एफ तो बी पर लग ही नहीं रहा, सही है ना, एफ तो बी पर लग ही नहीं रहा, एफ भी देखो ना, बी पर थोड़ी ना एफ लग रहा है, बी पर तो नॉर्मल काम करेगा। अब नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल निकालना है तो फिर भाई हमें नॉर्मल कैसे निकलेगा, अब बताना मत। हाँ भाई, इसको पकड़ा जाए, ईशान बताओ। सर मैंने इक्वेट किया है। इक्वेट किया? क्या इक्वेट किया, वही तो पूछ रहा हूँ। तो ए ब्लॉक में 100 माइनस जो नॉर्मल है ए और बी के बीच में, वो एक्सेलरेशन इनटू हाँ सही है, सही है, डिस्प्लेसमेंट सही है, होगा। ठीक है। और भाई और किसको पकड़ा जाए? तेजस, तेजस, अब हाँ नॉर्मल सर। का वर्कडन लिखना है, अगला क्वेश्चन है नॉर्मल का। नॉर्मल कौन सा? इन दोनों के बीच के नॉर्मल का। तो नॉर्मल, पहली बात तो नॉर्मल निकालोगे कैसे, नॉर्मल को कैसे निकालोगे? नॉर्मल को कैसे निकालोगे? हाँ बताओ, उस नॉर्मल को कैसे निकालोगे? इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लगेगा उसको कैसे निकालोगे? देखो क्या करो, पहले तो ये पूरा डब्बा एक्सेलेरेट होगा, सिस्टम मान लो, तो सिस्टम का एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इंटू ए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने तो एक्सेलेरेशन निकाल लिया भाई, 5 आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आ गया। अब क्या करो, किसी एक डब्बे को अलग से देख लो, चाहे आगे वाले को देखते हो चाहे पीछे वाले को देखते हो, जिसकी मर्जी है। अब मान लो आपने बी वाले को देखा, तो बी वाले पर तो नॉर्मल ऐसे लगेगा, तो आप इक्वेशन, और कितने से जा रहे हैं, ये जा रहा है 5 से, एक्सेलेरेशन भी पता है, तो n इज इक्वल टू लिख दोगे आप 10m इंटू ए, नॉर्मल आ गया 50 न्यूटन। अगर मैं ए वाले को बोलता हूं तो ए वाले पर 100 ऐसे लग रहा है, नॉर्मल ऐसे लग रहा है, तो अगर इसके हिसाब से बोलता हूं, अगर इसके हिसाब से बोलता हूं, तो इसके हिसाब से बोला जाए तो 100 माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू 10a, ए कितना आ गया 5, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा यहाँ से 50 आ गया। तो चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, क्योंकि ए तो आपने पहले ही निकाल लिया है। या फिर दूसरा काम क्या करो, ये बनाओ ये बनाओ, दोनों से एक बार ए को एलिमिनेट कर दो तो एन निकल के आ जाएगा, यानी कुल मिला के एन आ गया 50। एक कहानी तो इसको यहां छोड़ दो। तीसरी चीज है वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ए, हम इस वाले नॉर्मल की बात कर रहे हैं। अब ए पर नॉर्मल ने कितना काम करेगा भाई, ए पर नॉर्मल कितना काम करेगा, बराबर बताओ।
ए पर नॉर्मल लग रहा है इधर को, डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर को 100 -500। माइनस, क्यों माइनस? पहली बात तो 180 का है पूरा काम ना, है ना, फोर्स इधर को, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल 180 अपोजिट चल रहा है, तो भाई फोर्स है 50, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 इंटू कॉस 180, या तो कॉस 180 लिख दो या सीधे माइनस लिख दो, बात एक ही है। किसी को कोई समस्या है तो बताओ भाई, इसमें क्लियर है? चौथा, फोर्थ वाला, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन बी, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन बी, बी पर बताओ, बी पर 50 इंटू कितना आ गया 500, प्लस का फोर्स भी इधर को है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को है। अरे क्लियर है? यस सर। लिख लो, इसको लिख लो, और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखना, नेट वर्क डन ऑन सिस्टम, नेट वर्क डन ऑन सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा बाकी क्या है? ग्रेविटी का काम 0, चाहे इस पर देखो चाहे इस पर देखो, ग्रेविटी ने कोई काम नहीं कर रखा है, ये ऐसे जा रहा है और फोर्स ऐसे लगा हुआ है, 90 डिग्री का खेल है। सेम यहाँ का नॉर्मल कोई काम नहीं करेगा, हमेशा नॉर्मल ऊपर को लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 90 को हो रहा है, तो वाला नॉर्मल कोई काम नहीं करेगा, बॉटम वाला, ठीक है, और ना ही ग्रेविटी कोई काम करेगी इधर जाने में। तो ये कहानी है। एक चीज देखो, नेट वर्क डन ऑन सिस्टम, नेट वर्क डन ऑन सिस्टम, ये कैसे लिखोगे? क्या हो जाएगा? इन चारों का सम, पूरे सिस्टम पे क्या क्या फोर्सेस काम कर रहे हैं, यहाँ का नॉर्मल यहाँ का नॉर्मल, उनकी तो कोई कहानी नहीं है, mg कोई कहानी नहीं है, उनका कोई वर्क डन नहीं आएगा। बचा कौन? F और यहाँ के नॉर्मल, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 0 माइनस 500 प्लस 500। अब इसमें ये चीज देखो, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या है? ये क्या है? ये है वर्क डन, ये मिला के क्या बना दे रहे हैं? ये मिला के आपस में मिला के 0 बना दे रहे हैं। तो होता क्या है, इसके साथ लिख लेना। अभी ये समझ में नहीं आएगा बहुत ज्यादा लाइन, बात बात में समझ में आने लग जाएगी, अच्छे क्वेश्चन में काम आती है आगे जाके। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स on rigid system, work done by internal force on rigid system, on rigid system is always 0, always 0। इंटरनल फोर्स का वर्क डन सिस्टम पर अगर निकालोगे हमेशा 0 आएगा। देखो जैसे कि क्या है, इसी केस में देख लो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। रिजिड सिस्टम का मतलब क्या हो गया? रिजिड का मतलब ये हो गया, जैसे मैं पूरा रिजिड हूं, रिजिड मतलब मैं ऐसे जा रहा हूं तो जितना मेरे ये हाथ का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, उतना ही मेरे नाक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उतना ही कान का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऐसा सिस्टम रिजिड कहलाता है। मतलब जिसमें हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम हो, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो, हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम हो, वो सिस्टम रिजिड होता है आपका। मतलब पार्टिकल के बीच में सेपरेशन बदलना नहीं चाहिए। जैसे कि मान लो, इनफैक्ट ये सिस्टम भी रिजिड कहलाएगा, ये अगर पूरा जा रहा है सिस्टम, ये सिस्टम भी रिजिड कहलाएगा, भले ही बीच में रस्सी है, लेकिन इन दोनों का सिस्टम रिजिड कहलाएगा क्योंकि दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस सिस्टम को भी हम रिजिड मानेंगे। एक्चुअल में है नहीं, बीच में रस्सी है तो वो हो सकता है, लेकिन एज लॉन्ग एज सेपरेशन कांस्टेंट है इसका, तो हम मानेंगे इस सिस्टम को, हम रिजिड मान सकते हैं। तो ये सारी कहानी वैसे आती रोटेशन में है, तो लेकिन रिजिड
बॉडी क्या होती है, रिजिड सिस्टम क्या होता है, उसको मैंने यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, अब जैसे कोई बम होता है, बम फट जाता है, तो बम फट जाता है तो वहां पर इंटरनल फोर्सेस काम करते हैं, अंदर का केमिकल रिएक्शन होती है, अंदर के फोर्सेस जनरेट होते हैं और उसके कारण बम फटता है। अब वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर सिस्टम रिजिड नहीं रह पा रहा है, हर एक टुकड़ा अलग अलग भाग गया। पहले पूरा बॉम्ब था, सॉलिड था, अब बॉम्ब फट गया है तो यहाँ पर एक टुकड़ा यहाँ गया, एक टुकड़ा, सबका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है, सब कुछ अलग अलग हो रहा है। तो इंटरनल फोर्स वहां पर काम कर जाता है सिस्टम पर, तभी तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाती हो। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी पर चले जाते हैं टुकड़ों के। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं जा रहा है, इसमें पूरे सिस्टम पर काम करने वाला सिर्फ एफ है, कि इंटरनल फोर्स कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये चीज हम इसको दिमाग पर रखना कि भाई मैं एक आधे जगह और लिखवाऊंगा आपको, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑन रिजिड सिस्टम इज ऑलवेज 0। हो जाए तो बता देना। अरे हो गया। यस सर। चलो देखो, उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन तो अभी इसको और कर लेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। देखो खाली एक डेफिनेशन बता रखी है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो करते हैं धीरे धीरे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आपको तो पता ही है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो आपके शीट में दे रखा है अलग से काइनेटिक एनर्जी का, वो पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना। बाकी आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी एक आता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी तो होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, ये सबको पता ही होगा। मोमेंटम होता है आपका एम वी। मास बॉडी का फिक्स रहता है, गेम है वेलोसिटी को एलिमिनेट कर दो, दोनों इक्वेशन में से वेलोसिटी को हटा दो। तो एक काम करो, इसको क्या लिख दोगे, हाफ एम वी की जगह पर पी अपॉन एम लिख लो। ठीक है,
तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है आपकी, p²/2m, ये हो जाता है, और p = √2m के। कोई जादू टोना नहीं हो रखा है, सिंपल सी कहानी है, गेम है यहाँ पर। अच्छा, स्कूल में थोड़ा बहुत एरर पढ़ा है क्या? एरर के क्वेश्चन कराए होंगे ना? कॉलेज वाले में हो गया होगा, सबसे पहला चैप्टर ही वो होता है। यस सर। हो गया सबके हो हो गया गया। क्या? हाँ हाँ हुआ होगा ना थोड़ा बहुत तो? हाँ। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, सर चलो ठीक है। एक आपका क्वेश्चन है, कॉलेज नहीं शुरू हुआ है, करवाओ भाई, चालू करवाओ जरा। कॉलेज चालू नहीं हो रखा है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ a body is increased by 21%, then find increase in momentum, find percentage increase in momentum। करो, then find percentage increase in momentum। कर पाओगे इसको? बता दूं? हाँ भाई, कर पाओगे इसको? हाँ सर। कर लो ट्राई फिर। चलो, इसी का एक जुड़वा क्वेश्चन और है, सब कुछ सेम है। 21% की जगह पर लिख लेना 2%, बस 21% की जगह पर 2% करना, फिर से सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, 21% की जगह पर 2% लिख लेना और फिर से सॉल्व करना। अब कुछ होशियार लोगों को लग रहा होगा सर क्या बेवकूफी कर रहे हैं, खाली वैल्यू चेंज करा के, ऐसा तो हम 10th में करते आए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन वैल्यू चेंज करके बस। कितनी अच्छी जिंदगी चल रही थी 9th क्लास तक, 8th क्लास तक, फिर तो 9th 10th भी सही चल रहा था, 11th में आके जिंदगी पलट गई। हाँ भाई, ये आंसर नहीं है, अगला क्वेश्चन है, 21% की जगह पर 2% ले लेना। यार ये करा तो होगा आपने, 10th क्लास में किए थे, और 9th 10th कौन से में होता था, 8th क्लास में होता, परसेंटेज वाला कौन सा चैप्टर होता था मैथ में? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? किसी की भी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, यही होता ना। आपका 100 रुपए थे, 100 का आपने 120 बनाया, 100 का 120 बनाया। आप मोदी जी होते तो 420 बना सकते थे, लेकिन आप 120 ही बना पाओगे 100 का, तो उसमें परसेंटेज इंक्रीज कैसे बताओगे आप? 100 का 120 बनाया तो 120 माइनस 100 अपॉन 100 एंड 100, कितना आ गया? 20%। ठीक है ना, तो 20% हो जाएगा वहां पर। तो इस तरीके से ही आप सॉल्व करते हो। चलो लगाओ, इस पर दिमाग लगाओ। सर एक बार फिर से बताइए ना। क्या बताऊं फिर से? अभी तो कुछ बताया नहीं है मैंने। सर वही उस तरफ जो आपने लिखा है वो। ये हाँ सर। परसेंटेज कैसे निकालते हो आप? परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज। हाँ सर समझा। 100 रुपए का 120 बना रखा है तुमने, पहले 100 रुपए थे, आपने उसको मेहनत करके 120 बनाए, तो कितना इंक्रीमेंट करवा लिया? इतने का तो इंक्रीमेंट करा है। अब ये मत कहना यार ये सब करवाओ परसेंटेज परसेंटेज वाला।
सर हम एरर वाला नहीं पढ़ेंगे। पढ़ोगे बाद में, और 12th में पढ़ाते हैं, लास्ट में एक साथ ही पढ़ा देते हैं। एरर पढ़ने के चक्कर में मेन चीज टाइम बर्बाद होता है 11th क्लास में। 11th में फिजिक्स में क्या होता है कि यार मैकेनिक्स हो जाए, डील हो जाए ढंग से, वही बड़ी बात हो जाती है। तो फालतू चैप्टर, यूनिट डायमेंशन कुछ नहीं पढ़ाते इनिशियल। मैथमेटिकल टूल से चालू करो, मैकेनिक्स खत्म करने में रहता है हर टीचर का। वो कहाँ से भाई मैकेनिक्स, किसी के खोपड़ी में मैकेनिक्स डालना मजाक चल रहा है क्या? 11th क्लास में वैसे ही तुम्हारा इतना सा दिमाग होता है, मैकेनिक्स पढ़ा पढ़ा के हम उसको इतना फैलाते हैं, मैथ वाले उसका एडवांटेज ले जाते हैं। 11th में दिमाग खोलने वाली चीज ही फिजिक्स है। देखो जरा, चलो मैं बता देता हूँ इसको, ठीक है। देखो इनिशियली क्या होगा, अगर मैं आई को इनिशियल बोलता हूं तो के आई आपका कितना हो जाएगा, पी आई स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। सिमिलरली के फाइनल कितना हो जाएगा, पी फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा, अगर 21% से बढ़ गया है, मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1.2 टाइम्स ऑफ के इनिशियल हो जाएगी? ये कितनों को समझ में आया? अगर कोई वैल्यू 21% बढ़ गई है तो 1.2 टाइम्स 21 टाइम्स ऑफ इनिशियल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। इसमें किसी को दिक्कत है तो बता दो आगे भी। अगर 21% किसी की वैल्यू बताते बढ़ाते हो तो कितनी हो जाएगी वो? 1.21 टाइम्स हो जाएगी ना इनिशियल के। अरे इतना क्लियर है? यस सर। कैसे किया? बताओ। अब तुम्हारी 20% वैल्यू बढ़ा दी, 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20% ऑफ 100 कितना हो जाएगा? 20% ऑफ 100 20 ही तो होगा। 20। फाइनल फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? 20% से बढ़ा दूंगा तो कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ हुआ सर। क्या है? 1.2 टाइम्स ऑफ 100 ही तो हुआ है। अरे इंक्रीज दे रखा है, लो और आराम से करो। लो, के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इंटू 100 की वैल्यू आपको 21 दे रखी है। तो यहां से इसको डेसिमल इसके नीचे लेके आओगे तो ये 0.21 बन जाएगा। ये 0.21 बन जाएगा तो इधर उधर लेके जाओ, ये जाएगा उधर, तो 0.21 के आई प्लस के आई, ये सॉरी ये के फाइनल है, 1.21 के इनिशियल, ऐसे हो जाएगा। चलो देखो, तो अपने को क्या करना है, अपने पास क्या काम धाम है, पी आई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2m के आई, ठीक है। यहां से पी फाइनल की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1.21 इंटू 2m के आई। 1.21 का रूट आप बाहर निकाल लो, 1.1 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2m के आई आ जाएगा। इसको और सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो आप, पी फाइनल अंडर रूट 2m के आई पी आई हो गया, ठीक है। अब परसेंटेज कितना परसेंटेज बड़ा है, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल इंटू 100 करना था आपने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.1 पी आई माइनस पी आई अपॉन पी आई इंटू 100, ये हो जाएगा आपका, जरा ध्यान से देखो, 10% आया। अरे 10% समझ में आया? यस सर। इससे इजी नहीं हो पाए भाई क्वेश्चन, इससे इजी ये तो सीखना ही पड़ेगा, इससे कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अभी तो मैं बताऊं, इसको सीखो यार, ऐसा मत समझो कोई टफ। तो अभी तो तुम वर्क एनर्जी पे आए हो, तुमको सेंटर ऑफ मास रोटेशन आने आने तो गायब हो जाओगे। इसको सबको पकड़ो भाई, ठीक है। जो मिल रहा है सीखते जाओ सीखते जाओ,
यार इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप परसेंटेज निकालना, अगर अब यार ये तो 8th क्लास की बातें हैं, किसी में भी परसेंटेज इंक्रीज हम ऐसे निकालते हैं, वैसे समझाया जाता है। जब हम लोग एरर पढ़ाते हैं तो हम प्रॉपर बता देते हैं, ठीक है, फिर से बता देते हैं। लेकिन ये एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है ये सब, तो ये जिसने किया होगा पहले भी कर रखे होंगे। अब तुम्हें ये नहीं आता 10% 20% करना, कल दिन में कैसे रुपया रुपया लोगों को बेवकूफ बनाओगे हैं? मोदी से गणित करवा लो, ऐसे बता देंगे मैंने इतना परसेंट वो क्या रखा है, ये कर रखा है वो सब। कोई है तो नहीं, भक्त साहब भी हैं कोई यहाँ पर हैं खतरनाक वाले? तिवाड़ी जी, अरे तिवाड़ी जी, हाँ सर। अरे भक्त तो नहीं हो कहीं खतरनाक वाले? क्या सर? हैं? अरे भक्त तो नहीं हो, भक्त मेरी हैं? मेरी मौसी है खतरनाक वाली। अच्छा हाँ भाई, भक्तों से बच के रहना होता है। हम तो साइंस की तरफ से है ना, मोदी की तरफ से ना राहुल की तरफ से, वो वाला चलते रहना चाहिए अपना। चलो देखो, हो गया, ये समझ में आया? ये हमेशा यही होता है भाई, इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज निकालने का। चलो तुम्हें कहानी बता ही देता हूँ। सेकंड में 0 है सर। जीरो नहीं आएगा ना, काइनेटिक नहीं कुछ बदलोगे तो पोटेंशियल मोमेंटम में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? वो बहुत कम आएगा। नेग्लिजिबल है। हैं? नेग्लिजिबल है ना सर वो। हाँ तो नेग्लिजिबल है तो जीरो थोड़ा ना आएगा, उसी को तो निकालना, तभी तो क्वेश्चन दे रखा है। उसमें एरर एंड अप्रोक्सीमेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो कोई भी फंक्शन के लिए चेंज, सबसे पहले तो चेंज हमेशा क्या होता है, चेंज अगर निकालना होता है, चेंज होता है फाइनल वैल्यू y। अगर मैं y से डिनोट करता हूं, कोई भी क्वांटिटी मेजर हो रही, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, मास हो, टाइम हो, कुछ भी काइनेटिक एनर्जी हो, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज होता है। कभी भी चेंज ये होता है। लॉस बोलता है तो इनिशियल माइनस फाइनल, लॉस किसी में आ रहा है तो मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, गेन आ रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल। आप तो सिंपल चेंज निकालो, चेंज अगर नेगेटिव आया तो मतलब फाइनल वैल्यू कम हो गई है, ठीक है, तो ये हो जाता है। अच्छा, इसी को स्मॉल चेंज अगर लिखना हुआ, स्मॉल चेंज, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली डेल्टा वाई है, वाई में कितने का चेंज आ गया है। स्मॉल चेंज को हम क्या करते हैं, स्मॉल चेंज को हम, इसी को हम डेल्टा को डी से रिप्लेस कर देते हैं। जब भी आपको छोटा मोटा चेंज दिखना होता है तो डेल्टा आपका डी से रिप्लेस हो जाता है। अच्छा, फिर आता है रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज क्या होता है? रिलेटिव चेंज आता है आपका ये y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन y इनिशियल, यानी बेसिकली y में कितने का बदलाव आ गया है, ठीक है। इसी को ऐसे लिख सकते हो आप, ये इनिशियल वैल्यू ही है, ठीक है ना, ये इनिशियल वैल्यू ही है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, चेंज y में कितना है अपॉन y की वैल्यू। और वैसे बोला जाए तो मतलब इसको ये भी लिखने का तरीका है, इनिशियल ये है, ऊपर चेंज लिख दिया आपने। अच्छा, इसी को अगर हम स्मॉल रिलेटिव चेंज देखते हैं फॉर स्मॉल वैल्यूज, स्मॉल रिलेटिव चेंज, तो डेल्टा वाई डी से रिप्लेस हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। मेरे ख्याल से वाला क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब अगला आपका आता है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज कैसे लिखते हो? परसेंटेज चेंज अगर आपको लिखना होता है तो y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन y इनिशियल इंटू 100, दैट इज डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। यहां पर स्मॉल परसेंटेज चेंज, अगर स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें डेल्टा y dy बाय y से रिप्लेस हो जाएगा इंटू 100। ये स्मॉल वाले काम आएगा इसमें, है ना, डेल्टा को आप डी से रिप्लेस कर लोगे स्मॉल चेंज से। यानी हम जब भी स्मॉल चेंजेस होते हैं 1%, 2%, 3%, तो वहां पर हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। डी का मतलब यहाँ पर स्मॉल चेंज। जब भी आप डी वाई लिखते हो तो स्मॉल चेंज होता है, डेल्टा वाई लिखते हो तो सिग्निफिकेंट चेंज के लिए होता है। जैसे कि आपका काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया था वो 21% का था, यानी 0.21 के का चेंज था, 0.21 के का। फाइनल वाली कितनी है? 1.21 के इनिशियल,
और इनिशियल थी के आई, तो सब्ट्रैक्ट करोगे 0.21 काफी होता है चेंज, ठीक है। 21% का चेंज है। अगर छोटा चेंज होगा 2% का, तो अगर इससे सॉल्व करने जाओगे तो आंसर आएगा ही नहीं, 0 के अराउंड आ जाएगा ऑलमोस्ट। लेकिन वो भी हमें निकालना होता है, तो यहां से कैलकुलेशन टफ पड़ती है, तो हम ये वाला डिफरेंशिएशन वाला तरीका अपनाते हैं। हाँ भाई, ये वाला क्लियर है सबको? अरे इसमें कोई दिक्कत? ये लिख लिया था इधर वाला? अबे हाँ बोलो या हाँ ना बोलो सर। कुछ। हाँ सर। और हाँ ही बोला करो। ये देखो, ये कितना हो जाएगा? अगर मैं 2% लेके चलता तो 1.02 हो जाता। अब 1.02 का रूट कर लो, क्या कर लोगे 1.02 का रूट? 1। शाबाश, आंसर आ गया 0, खत्म। अब कलाकारों, इसमें आप यहां से भी एक काम कर सकते हो, पता है क्या? तुमने बाइनोमियल पढ़ ली क्या? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन आता है आपको? हाँ सर, हाँ सीखा। सिखा दिए? नहीं सर। 1 + nx। 1 + nx प्लस आगे के भी टर्म चलते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स के अप्रोक्सीमेशन है। 1 + nx n(n-1/2) इंटू एक्स स्क्वायर और सो ऑन, ऐसे करके चलते जाता है। तो अगर x की वैल्यू 1 से बहुत बहुत कम होती है, अब सीख लो, अब इस चैप्टर से बाहर निकल गए हम, ठीक है ना, और भी चीजें सीख रहे हैं। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत बहुत कम होती है, तो 1 + x की पावर n को हम लिख सकते हैं। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत बहुत कम है तो 1 + nx का लिख छोड़ दो। आगे वाले टर्म बहुत छोटे होते जाते हैं, आगे वाले टर्म बहुत छोटे होते जाते हैं। तो ये फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन यूज होता है, ठीक है। ये फिजिक्स का अप्रोक्सीमेशन है। अब इसी में दूसरा अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा? अब बाकी तो कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे पास ऐसा दे रखा है 1 - x, तो भी कोई बदलाव नहीं आएगा। की पावर n दे दिया, तो इसको लिख दूंगा 1 + n, x की जगह पर -x इस्तेमाल कर लो, यानी 1 - ऐसे करके दे दिया 1 - x की पावर -n, तो भी कोई चेंजेस नहीं है। 1 + -n - x लिख दो, तो बेसिकली 1 + nx हो जाएगा। तो चलो, आज के दिन में एक अप्रोक्सीमेशन तो सीखा आपने फिजिक्स में, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है? इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं 1 + x? अब रूट करना है आपको 1.02। क्या है ये? है 1 + 0.02 की पावर हाफ। तो इसको आप लिख सकते हो 1 + n × x, ये आ जाएगा 1.01। अब इसको मैं कैलकुलेटर से देखता हूं, देखो ये लेकिन अप्रोक्सीमेशन है। अगर मैं रूट लेता हूं 1.02 का, तो मेरा आंसर आता है, जरा ध्यान देना, 1.00995, जो कि नियरली है 1.01 के। देखो राउंड ऑफ करोगे 1.01 ही आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटेड तरीका होता है आपका। आप एक आधे टर्म आगे के ले लोगे ना, तो इतना भी दे देगा वो, आगे का भी आ जाता है। तो ये अप्रोक्सीमेटेड तरीका है बेसिकली आपका, ये सिनेरियो हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो ऐसे सिनेरियो चलता है, आ जाएगा ना अगला वाले में। अब कहोगे सर ये तो ऐड हो रहा है, तो बढ़ेगा कैसे टर्म? छोटा होना चाहिए था। तो भाई n आपका हाफ है, n आपका हाफ चल रहा है, देखो इसमें, तो ये वाला टर्म नेगेटिव आता, फिर अगला वाला पॉजिटिव आ जाता, फिर अगला नेगेटिव आता है। तो हिसाब किताब कर के नियरली यहाँ तक आता हो। अब ये भी तो बहुत चलते जाएगा टर्म नंबर, 5 के बाद 0494, यानी समझ गए होगा थोड़ा बहुत हिसाब किताब। तो ये वाले अप्रोक्सीमेशन ऐसे यूज होते हैं। कभी इसका क्यूब रूट निकालना हो ऐसे नंबर का, तो वहां पर ये अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छे काम में आते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है जो फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं कहीं कहीं पर। आप इसको जिंदगी भर कहीं भी इस्तेमाल करो। आपको रूट निकालना है 1.005, 1.01 का क्यूब रूट निकालना है, तो ये वाले सारे ये इस्तेमाल किया करो तरीके। हाँ भाई, समझ गए हो? कुछ तो सीखे हो गए आज फिजिक्स के अलावा। यस सर। तो अगर मैं इससे चलता हूं, लिख लो यार इसको फटाफट लिखो, जो जो लिखना था इसमें से। अब मैं मिटा रहा हूँ इस वाले को, इसको देखते हैं पहले, तो इसको हटाते हैं यहां से। तो कहने का मतलब है हमने यहां तक पहुंचे,
1.01 तक। तो 1.01 का इसका रूट आ गया है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई है, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है, ये वाली वैल्यू आ गई है 1.01 टाइम्स ऑफ पी आई, 1.01 टाइम्स ऑफ पी आई। अब जब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, ये तो एक कहानी है कि भाई रूट को कैसे लिखा आपने, रूट निकालने की। जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.01 पी आई माइनस पी आई अपॉन पी आई इंटू 100। तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से देखो, 0.01 इंटू 100, तो 1% का आएगा। तो जब छोटे चेंजेस होते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो, वही तरीका अपनाया उसी में, लेकिन फिर अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। ठीक है, उसी में अप्रोक्सीमेशन लगा दिया आपने। तो छोटी मोटी वैल्यू, छोटी मोटी मतलब 3%, 4%, 5% चलेगा, लेकिन हाँ 10% से ऊपर वैल्यू आने लग गई, 8-9% आने लग गई, 7-8, तो ये वाली चीजें फिर इससे मत करना, फिर आपको एग्जैक्ट रूट निकालना पड़ेगा 1.07 का, है ना। 7% होगा, 8%, 10% हुआ तो 1.1 हो जाएगा। तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो आंसर में भी एरर होता है, थोड़ा सा डेविएशन ज्यादा आ जाएगी। लिख लो तो बताओ। हाँ बताओ। सर ये जो आपने लिखवाया है वो कौन से चैप्टर में है? ये कोई चैप्टर में नहीं है यार, ये रास्ते में मिलते जाते हैं इसको। अब देखो, कायदे से मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। अब इसकी जरूरत अब इस क्वेश्चन में पड़ी है यहाँ पर। अब यहाँ तक तो तुम लोग वैसे ही भूल चुके होते, ठीक है। तो ये सिनेरियो हो जाता है। अब जैसे मैंने शायद क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दिया था ना आपको, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया था, वेक्टर में छोड़ दिया था, पढ़ाया था सर। पढ़ा है पढ़ा दिया था क्या? हाँ। अब यार ऐसे साइन एक्स को एक्स मान लेते हैं, टेन एक्स को एक्स, जहां जरूरत पड़ेगी वो पढ़ा दूंगा। सिलेबस वैसे ही लैग कर रहा होता है ये सब। अब यहाँ इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ी, यहीं पर इसकी थ्योरी बता दी मैंने, और कुछ होता थोड़ा ना है, छोटा सा चीज है। तो वही है, जहां यहाँ जरूरत पड़ती है तो मेन रहता है ना चैप्टर चालू करना, तो ये सब छोटी मोटी चीजें तो वहां पर आते रहती हैं। सेशन अप्रैल में चालू होता, तब मैथमेटिकल टूल्स रेजोनेंस में हम पढ़ाते थे, वहां क्या बोलते हैं मुंबई में गोवंडी वाले सेंटर पे, तब बिल्कुल 40-45 दिन मैथमेटिकल टूल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बार चीजें ऐसी रही तो काम भर का, जिससे मैं फिजिक्स रुकनी नहीं चाहिए बस। लिखो इसको, फटाफट लिखो यार इसमें से। ये वाला हो गया क्या इधर का? हाँ सर। ठीक है चलो, देखो यही आंसर आपका। अप्रोक्सीमेशन वाला तरीका एक और होता है, एक और क्या होता है, ये तो मैंने जो रेगुलर तरीका है उसके हिसाब से। बाकी जो आप एरर वाला करते हो, जिसने एरर कर रखा है वो करेगा, तो वो ऐसे करना। काइनेटिक एनर्जी का क्या बन रहा है, p²/2m है। तो इसको अगर एरर में देखते हो तो dk/k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा ध्यान देना। मास में कोई चेंज नहीं है, 2 से कोई मतलब नहीं होता, p के चक्कर में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dp/p। जो लोग भाई एरर पढ़ते हैं, एरर वालों की कहानी ये है कि नहीं है? हाँ सर। ठीक है, m में कोई चेंज नहीं है, m कांस्टेंट है। तो अगर ये काम आ जाएगा आपका। अब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 टाइम्स ऑफ dp/p इंटू 100। ये हमें चाहिए, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें 2% दिया हुआ था, ये 2 टाइम्स ऑफ इतना हो गया है, तो ये 2 से डिवाइड कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1%। समझ में आई बात? ठीक है, यस सर। उनके लिए ऐसे हो जाएगा। वो इससे कहाँ जाओगे भाई, इतना लंबा कहाँ जाओगे। ये तो मैंने अपने बचाने के लिए कि भाई यहां से कैसे निकालोगे अगर आंसर निकालना है तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया आपको। अब ये पेज को जरा संभाल के रखना, ये चीजें आगे जाके कहीं कहीं कैलकुलेशन में फंसते हो ना, खास तौर पर उधर केमिस्ट्री में भी काम आ जाएंगे ये सब।
इनफैक्ट log x का भी एक वो होता है, log 3 हो गया, log 5 हो गया, ये सबको भी log के जो जरूरत पड़ती है केमिस्ट्री में, उसको भी आप अप्रोक्सीमेशन के थ्रू कर सकते हो वैल्यूज। फिर तो सर पहले का आंसर 10.5 आता है। किससे? हाँ, ये एरर ये वाले अप्रोक्सीमेटेड तरीके से चलता तो कितना ही फर्क आता है, 10.5 आ जाता आंसर। लेकिन अब बता के चलो, ऑप्शन में 10.5 भी दिया होता, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट तरीका, ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है। ये डिफरेंशिएशन वाला जो एरर वाला तरीका है, एग्जैक्ट तरीका नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट तरीका होता है। तो लगा लो 21% में भी कितने का चेंज आ रहा है, जब आपकी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव था 21% का, तो अगर मैं इससे सॉल्व करता तो 10.5 आता, और एग्जैक्ट चेंज कितना आ रहा था, एग्जैक्ट चेंज आ रहा था 10%। तो देखो जब 21% का बातों को डील कर रहे हुआ, तब भी आपके आंसर में ज्यादा चेंज नहीं आ रखा है, 0.5% का ही बदलाव आ रखा है दोनों आंसरों में। लेकिन करना उस तरीके से, ये वाले तरीके से, अगर 20-21% आ गया तो ठीक है ना, 10% से कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन आ रही है तो उसको एग्जैक्ट तरीके से करना, जैसे इधर किया था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड से करोगे थोड़ा सा डेविएशन तो आएगा ही आएगा। दिक्कत क्या होगी, ऑप्शन में आपके दोनों दे रखे होंगे, फिर फंस जाओगे ना। तो ये वाला तरीका एग्जैक्ट है जो हमने वो 21% वाला किया था उधर। इस वाले तरीके से करोगे तो 10.5 आ जाएगा, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये एग्जैक्ट आंसर है। हाँ, लेकिन अगर 2% की बात है तो इससे तो फिर भाई रूट 1.02 को कहाँ तक करोगे, कितना आ रहा था वो, देख बताया था ना अभी, 1.01 कितना बन रहा था, 1.0995, कहाँ तक चलाओगे उसको। तो उसके लिए अप्रोक्सीमेटेड तरीका इस्तेमाल कर लो। ये आगे भी काम आएगा, मान के चलो, ये परसेंटेज चेंज, ये सारी बातें हर चैप्टर में कोई यार एक रिलेशन दे दिया, उसको डिफरेंशिएट करवा रहे हैं, चेंजेस निकलवा रहे हैं, परसेंटेज चेंजेस, आगे जाके भी ये काम आएगा। कल के दिन में कोई और रिलेशन दे देगा, कहेगा इसमें इतने का चेंज आया तो इसमें इतने का चेंज आएगा, बताओ कितने का चेंज आएगा। चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको, हो गया है पूरा, किसी का बचा है क्या? नो सर। यार बता दिया करो भाई, खाली टाइम वेस्ट होता है फिर। तो ये हो गई बातें। अच्छा, इसमें उल्टा भी कर लोगे ना, अगर मोमेंटम में चेंज दे रखा है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। अगर मोमेंटम में 5% का चेंज दिया हुआ है, मोमेंटम में 5% का चेंज दिया हुआ है, पहले तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 5% दे रखा है, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, तो ये आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, आंसर आ जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं है, सही बैठेगा वो। आप एग्जैक्ट तरीके से भी करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 10.01 या फिर 9 पॉइंट कुछ आएगा, 95 ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया लग गया होगा आपको। अब देखो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद है आपका रिलेशन बिटवीन, इसके बाद क्या डाल रखा है हेडिंग, वेरिएबल फोर्स है क्या? हाँ, वेरिएबल फोर्स। एक क्वेश्चन करो, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। हाँ चलो मैं ही बता देता हूँ, ये दे रखा है आपका, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, यहाँ पर इसका मास भी 10 किलो है, ठीक है, मास भी 10 किलो है, स्मूथ सरफेस है, शुरू में रेस्ट पे था, फोर्स एक्स फॉर 2 सेकेंड, आपसे पूछ रहा है फाइंड काइनेटिक एनर्जी
पहला है आफ्टर 2 सेकेंड, दूसरा है आफ्टर 3 सेकेंड। करो जरा इसको। एक फोर्स लग रहा है आपका 10 न्यूटन का, इस तरीके से। मेरे ख्याल से हो गया होगा। क्या आया भाई? सबसे पहले तो एक्सप्रेशन निकाल लो। एक्सलेशन 1 आ गया होगा, है ना? एक्सप्रेशन 1 आ गया, रेस्ट से चालू कर रहा है। तो पहले तो 2 सेकंड में देखो, 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है। 2 सेकंड के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 आ गया, 2 मीटर। अच्छा, स्पीड कितनी हो जाएगी? u प्लस 1 इंटू टी, 2 सेकेंड, 2 आ गई। अच्छा, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर s बता दो चलो कितना आएगा। अगर ये बता दिया तो आपने कुछ पढ़ा है जिंदगी में, कुछ दिमाग है। मतलब पढ़ा तो छोड़ो, पढ़ना तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, दिमाग है आप पर। बताओ t इज इक्वल टू 3 पर कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा, बस इतना बता दो मेरे को। ये क्वेश्चन छोड़ो, सिंपल ये बता दो ये कितना होगा। हाँ भाई, कौन बताएगा? कलाकार। क्रिस्टीन बताओ कैसे करोगे इसको? 3 सेकंड पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? अरे हो भी कि नहीं हो, कैमरा ऑन करके भाग गए हो मतलब, हैं? अरे हाँ ना तो कुछ तो बोलो, मैं किसी दूसरे को। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी कमाल करते हो हैं। 3 सेकंड कहां से? स्टार्टिंग से या स्टार्टिंग से 3 सेकंड? ठीक है, ठीक है। और कोई? सर्वेश हैं? दिमाग लगा रहे हो मतलब, है? मत लगाया करो, दिक्कत हो रही है भैया। 2-3 लोगों ने गलत दिमाग लगा दिया है, सही आंसर नहीं आया। श्रुति बताओ। अरे कौन सा सांप सूंघ गया भाई तुम लोगों को? 4.5। ताहा, कोई अल्लाह खुल आंसर टाइप करके दे दे रहे हैं, शर्म आ रही है।
हाँ भाई आकांक्षा बताओ। सर्विस आंसर गलत है, जरा सोचो क्यों गलत है, क्यों गलत है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। वाह गरिमा, जीनियस, कहां से भैया, ईशान का सही है। अगर कलाकार इंसानों फोर्स 2 सेकंड तक लग रहा है, अगर फोर्स 2 सेकंड तक है तो एक्सलेशन 1 जो आ रहा है ये 2 ही सेकंड तक है। तो साहिल 40 कहां से आ गया भाई? सर वर्क डन। हाँ वर्क डन वो सब, अभी पहले ये तो बताओ। हर्षल सही है, हाँ हर्षल का सही था। ठीक है चलो देखो भाई, जब फोर्स 2 सेकंड तक लग रहा है, ये कहानी 2 सेकंड की है, तो ये इक्वेशन तो यार 2 सेकंड से ऊपर जा ही नहीं सकती ना। ए का इस्तेमाल 1, ए को 1 पुट करना, ये 2 सेकंड तक ही वैलिड है। 2 सेकंड के बाद फोर्स गायब हो गया, अगर फोर्स गायब हो गया तो मतलब फोर्स नहीं है, तो मतलब वेलोसिटी, फोर्स नहीं है तो मतलब कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो पहले वेलोसिटी बढ़ते गई, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अगर मैं इसको ग्राफ के हिसाब से बताऊं आपको, तो 0 से लेके 2 सेकंड तक वेलोसिटी इसकी कितनी आ गई थी, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आ गई है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। तो पहले 2 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल किया है, उसके आगे तो सिंपल हो जाएगा ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। कितना समय बचा हुआ है, हाँ अब सही आया, ठीक है ना, कितना समय बचा हुआ है, 1 सेकंड बचा हुआ है। 2 मीटर पर सेकंड से लगातार चल रहा है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। तो टोटल कितना हो गया है, टोटल कितना हो गया, 2 इंटू 1 प्लस ये वाला 2, 4 आता। सिंपल छोटी मगर मोटी बात है, हाँ? अब बात आई है इसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो 2 सेकंड के बाद बोलो या 3 सेकंड के बाद बोलो, आंसर तो सेम आएगा, क्योंकि स्पीड 2 सेकंड के बाद कांस्टेंट हो चुकी है। तो हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 20 आ गया है, ठीक है, 20 जूल ये हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय एफ का वर्क डन लिखना है 2 सेकंड में भाई, फोर्स लगा है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया है 2, तो 20 जूल वर्क डन। 3 सेकंड में भी फोर्स 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 2, बाकी फोर्स ही नहीं रहा, बाकी के 2 डिस्प्लेसमेंट का क्या करोगे भाई, समझ में आई बात? बाकी में तो कोई रोल ही नहीं है ना, तीसरे सेकंड में कुछ होगा ही नहीं, 2 सेकंड तक ही फोर्स है, उसके बाद तो फोर्स ही गायब हो गया, समझ रहे हो बात को? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, 2 मीटर, तो 20 जूल ही आएगा। उसके बाद फोर्स ही गायब है तो काय का वर्क डन। बाकी एक और चीज समझो, जितना वर्क डन हो रहा है फोर्स का, उतना ही काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आ रहा है। आगे जाके बात समझोगे तो फोर्स जितना काम करता है उतना ही चेंज आता है काइनेटिक एनर्जी में, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसको हम आगे जाके अप्लाई करेंगे, तो इसको दिमाग में रखना। फोर्स इनफैक्ट नेट वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो फोर्स का काम होता है वो काम क्या होता है, बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी को बदलने में काम आता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में काम आता है। तो ये सिनेरियो हो जाता है आपका। चलो लिखो इसको, फटाफट लिखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हेडिंग डाल लेना, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। सर सर एस इज इक्वल टू 4 कैसे आया? 4 कैसे आया भाई, बताओ 4 कैसे आया, कहाँ ध्यान रहता है, हैं? ये ए इज इक्वल टू 1 वाली कहानी कब तक वैलिड है, 2 सेकंड तक तो वैलिड है, जब तक फोर्स है, फोर्स है तभी तो एक्सेलरेशन है। तो 2 सेकंड तक तो ये हो गया 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में क्या होगा, उसके बाद तो भाई वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, उसके बाद तो वेलोसिटी हो गई है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई है तो क्या लिखोगे, स्पीड इनटू टाइम का तो कॉन्सेप्ट लग जाएगा, एक्सेलरेशन कुछ बचा ही नहीं है, तो s इज इक्वल टू यूटी लगेगा बस खाली, तो 2 यूटी प्लस लगता 2। मैं, सर वहां पे फ्रिक्शन नहीं है। क्या लिख रखा है भाई, स्मूथ, हाँ सर।
ठीक है, तो बचे हुए 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, प्लस पुराना वाला 2, तो टोटल 3 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट 4 हो जाएगा। लेकिन उससे कोई इसकी कहीं जरूरत नहीं है, वैसे ये उन्होंने खाली लिखवाया आपसे, देख रहा था मैं कितने लोग दिमाग सही से लगा पाते हैं इस पर। बाकी ये कॉन्सेप्ट वाली बातें इधर हैं कि भाई 2 सेकंड हो या 3 सेकंड हो, काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी। हाँ 1 सेकंड पर लगाएगी, 1.5 पर लगाएगी, लेकिन 2 के बाद फिक्स हो गई है क्योंकि वेलोसिटी फिक्स हो चुकी है। अरे बड़े आगे कितना रुको, 2 मिनट कॉपी करने। करो कॉपी फटाफट। चलो हो गया होगा, अब छापते रहना, खींचो फटाफट स्क्रीनशॉट खींचो। बहुत स्लो लिखते हो यार, बढ़ाओ जरा स्पीड बढ़ाओ। ठीक, आ जाओ भाई, हेडिंग डाल लो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स की थोड़ी बहुत बातें हो गई हैं, थोड़ा बहुत आप सीख चुके हो। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, टेंशन मतलब इसके बाद हम सब कुछ मिला मिलू के सारे क्वेश्चन करें, रैंडम, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, सब कुछ। देखो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में क्या होता है, एफ डॉट डी आर या डी एस, जो बोलना है, डीएस बोलो या डीआर बोलो, छोटा डिस्प्लेसमेंट। छोटा डिस्प्लेसमेंट बेसिकली, डीआर वेक्टर क्या होता है, डीआर वेक्टर, डीआर होता है चेंज इन पोजीशन। देखो एफ वेक्टर तो हमें पता है, एफ वेक्टर होता है एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, ठीक है। आर वेक्टर क्या होता था, पोजीशन वेक्टर याद है आपको, पोजीशन वेक्टर होता था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर इसी का डीआर वेक्टर निकालना है तो dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz, इसी को डिफरेंशिएट कर लो तो ये हो जाता है। आप जरा ध्यान से देखो, इस डेफिनेशन को वापस लेके आओ नीचे, तो जब डेफिनेशन को लेके आओगे तो एफ एक्स आई कैप था प्लस एफ वाई जे कैप था, डॉट प्रोडक्ट याद है, डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट करना है किसके साथ, इसका डॉट करना है आपको, इसका डॉट करना है dx आई कैप dy j कैप प्लस dz k कैप के साथ। अब जब इसका डॉट करोगे आप, इसको इंटीग्रेट भी करना, तो क्या बचेगा, हाँ भाई डॉट प्रोडक्ट याद है, एफ एफ एस एक्स डी एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, हर एक में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लो, ये हो गया आपका। कहां से कहां तक, वो लिमिट दी होगी आपको। हाँ भाई ये समझ में आया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे निकालते हो आप, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इस तरीके से निकाला जाता है। अच्छा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। जोड़ना तो होता है, ग्राफ के हिसाब से बोला जाए तो, ग्राफ के हिसाब से बोला जाए तो इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर कर्व, पता है कि नहीं पता। यस सर। डिफरेंशिएशन क्या देता है ग्राफ में,
स्लोप स्लोप Slope. स्लोप। ठीक है, बेसिक बेसिक याद रखो। तो अब यहां से क्या पता चल रहा है, देखो एफ एक्स डी एक्स है, एफ वाई डी वाई है। तो पहली चीज तो ये कि अगर मैं 3 ग्राफ बनाता हूँ एफ एक्स और डी एक्स का, एफ एक्स और एक्स का, तो अगर मान लो इसका ग्राफ ऐसे है, कहीं से कहीं तक लिमिट दे रखी होगी कुछ x1 से लेके x2 तक, ये ऐसे है। इसका एरिया अगर मैं a1 बोल देता हूं, ऐसे ही आपका fy का ऐसे है, fy y का ऐसे आ रखा है कुछ, इसका एरिया a2 बोल देता हूं। z वाले के लिए मैं एक काम करता हूं, नीचे भी ले आता हूं। z वाले के लिए मैं एक काम करता हूं, नीचे भी ले आता हूं। ये वाला एरिया दोनों को अलग अलग लिख लेता हूं। इसको a3 बोल देता हूं, इसको a4 बोल देता हूं, a4। तो अब जरा ध्यान देना, अब मैं यहीं पर अप्लाई करना भी सिखा दे रहा हूं इसको। एफ एक्स जी एक्स मतलब एरिया अंडर एक्स का कंपोनेंट, फोर्स का एक्स कंपोनेंट, और एक्स, एफ एक्स और एक्स के अंदर का एरिया, यानी a1 प्लस पहले की कहानी हो गई, दूसरे का डायग्राम के हिसाब से a2, तीसरे का इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन क्या करता है, ये करता है। ठीक है, यानी कल के दिन में आपसे बोला जाएगा तो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व जो होता है वो इक्वल टू वर्क डन होता है, इज इक्वल टू वर्क डन। फोर्स डिस्प्लेसमेंट मतलब आप तीनों को अलग अलग लिख रहे हो, ठीक है ना, तीनों का अलग, नेट फोर्स एक्स का अलग से लिख दिया, वाई का अलग से, ये तो ये करके। अब एफ जेड इसके लिए थोड़ा सा समझाना था। बेसिकली मेरे को इंटीग्रेशन में बताया था, याद है कि नहीं है? जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये चीज पॉजिटिव होती है, चीज नेगेटिव होती है, याद है? यस हाँ सर। सर। सर हाँ, इसमें बड़ा दिमाग खाया था तुम लोगों ने वहां पर। चलो लिख लो, इतना लिख लो, और फिर मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखा दो कि भाई आपका क्वेश्चन दे रखा है, फोर्स एफ वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, changes particles position from 0,0,1 to 1,1,0. find work done, find work done, find work done। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में क्या करना, सब कुछ सेम है, फोर्स बदल देना, फोर्स लिख आर देना। का मीनिंग क्या है? किसका? ऊपर इंटीग्रेशन के साइन में लिखा है ना आपने। आर पोजीशन होता है, डी आर चेंज इन पोजीशन, स्मॉल चेंज इन पोजीशन, स्मॉल चेंज इन पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, स्मॉल या लार्ज। छोटा चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, छोटा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, अगर फोर्स वेरिएबल है, फोर्स लगातार चेंज होते जा रहा है, तो छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए तो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं बोल सकता हूँ फोर्स कांस्टेंट है। अगर मैं लार्ज डिस्प्लेसमेंट में तो फोर्स वेरी करते जा रहा ना, तो ये होता है बेसिकली बाय डेफिनेशन एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, इसमें एक काम करना, माइनस के कैप भी लिख लेना, इसमें ऐसे रहने देना, या -2 के कैप बना लो, हटाओ। करो इस क्वेश्चन को, इसको अप्लाई करना सीखो, इस चीज को अप्लाई करना सीखो, इस चीज को कंपेयर करो, इंटीग्रेट करो। इसमें x में लिमिट कहां से कहां लगेगी, एफ एक्स क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में एफ एक्स क्या है, अरे एफ एक्स क्या है, 2 एफ एक्स 2 है, dx तो dx ही रहेगा,
लिमिट कहां से कहां लगाओगे, x कहां से कहां जा रहा है, 0 से 1, x कहां से कहां जा रहा है, 0 से 1, फिर y क्या है 3, लिमिट कहां से कहां लगाओगे, 0 से 1, z, z क्या है -1, z क्या है -1, लिमिट कहां से कहां लगाओगे, 1 से 0। ठीक है, अगले केस में x fx है x, fy है y स्क्वायर। देखो इस केस में तो ऊपर वाले ऊपर वाले में तो फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन हम फिर भी यही तरीका अपनाते हैं, इसके फोर्स वेरिएबल है तो भी हो जाएगा। करो, ट्राई करो एक बार। यार एक काम करो, फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लो एक बार, क्योंकि एक थोड़ा कॉल करना है मेरे को। ठीक है, चले जाएगी स्क्रीन, फिर करते रहना इसको। हाँ भाई, करें इसको, देखो कैसे अप्लाई करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है, एफ एक्स हो गया 2 dx प्लस 3 dy प्लस -1 dz। ऑल दो कांस्टेंट फोर्स है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो सेम तरीका अपनाओगे आप। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 से लेके गया है 1 तक, x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक गया है, y की वैल्यू भी 0 से लेके 1 तक गया है, और z की वैल्यू भी 1 से लेके 0 तक गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इंटीग्रेट कर लोगे। 2 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x 0 से 1 तक, प्लस 3 बाहर आ गया, dy का इंटीग्रेशन y 0 से 1 तक,
-1 dz का z हो जाएगा 1 से लेके 0। इसको सॉल्व कर लो। 2 1 - 0 प्लस 3 1 - 0 माइनस 1 तो था ही, 0 - 1, तो 2 + 3 + 1 कितना हो गया? 6 जूल आ रहा होगा। आया था किसी का? हाँ सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अगला वाला करो, अगला वाला करो। हो गया सर। हो गया? बता दो अगला वाला। सर एक मिनट। करो करो करो, फटाफट करो। अच्छा, इस बोलेगा पोजीशन देगा वो 0 आई कैप 0 जी कैप प्लस सर थोड़ा साइड प्लीज। दिखा नहीं। क्या हो गया? सर वो अपने राइट साइड में क्या लिखा है? एरिया अंडर फोर्स, उसके बाद माइनस लिखा है क्या? अबे फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, माइनस कहां से आता है? वेलोसिटी टाइम कर्व के आगे क्या लिखूंगा? वेलोसिटी टाइम कर्व में है वेलोसिटी माइनस टाइम। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व माइनस और डैश है खाली। अरे भाई स्पीड बढ़ाओ। बता दीजिए सर। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान दो। कल के दिन में वो ऐसे कोऑर्डिनेट ना देते हुए वो पोजीशन वेक्टर में बोल देगा। इनफैक्ट ये भी नहीं बोलेगा 0 आई कैप, वो सीधे बोलेगा 1 k कैप। तो वो अंडरस्टूड होना चाहिए। 1 k कैप नहीं, खाली k कैप बोलेगा वो। फाइनल पोजीशन कहेगा यहां से यहां लेके गया हूं मैं, आई कैप प्लस जे कैप में। तो आपको समझना चाहिए यहाँ पर कि भाई शुरू में इसको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 0 0 1 1 1 0। ठीक है, तो वही चीज है, सेम चीज है, बस इसको कोऑर्डिनेट में ना देते हुए वेक्टर फॉर्म में दे देगा कि भाई इनिशियल पोजीशन ऐसे है, फाइनल पोजीशन ये है। चलो ये वाला बता रहा हूं मैं, लास्ट वाला बता रहा हूं। लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? fx कितना है? 2x। कहां से कहां तक चला रहा हूं? 0 से लेके 1 तक। अगला वाला क्या है? y² dy। अगला कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक चला रहे हो। अगला वाला क्या है? z में क्या है? -2, तो -2 dz। 1 से लेके 0 चला रहे हो। ठीक है, x का इंटीग्रेशन x²/2 0 से लेके 1, y² का y³ 0 से लेके 1, इसका -2 बाहर आ जाएगा, dz का z हो जाता है 1 से लेके 0। तो ये लिमिट पुट करनी आती है ना, अपर लिमिट पुट करो 1/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करो 0 प्लस 1/3 माइनस 0 प्लस -2 0 -1, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2, जो भी आंसर आ रहा है कितना आ रहा है? 17/6। 17/6। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अरे आ गई बातें समझ में? हाँ सर। यस सर। चलो एक और कर लो फिर, अगर आ ही गया है तो समझ में। फोर्स दे रखा है, आपको दे रखा है 2x + 3। ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एंड डिस्प्लेसिंग बॉडी फ्रॉम x = 1 to x = 4। ठीक, ये करो, इसको करो जरा। अब देखो, अगर ऐसा दे रखा है खाली x का फंक्शन है
कुछ आई कैप जे कैप नहीं दे रखा है, तो बेसिकली खाली आपको एफ एक्स दे रखा है, ठीक है ना, एफ वाई एफ जेड कुछ नहीं है, बस एक ही दे रखा है। अगर एक्स का फंक्शन है तो खाली एक्स का ही दे रखा है, तो क्या करोगे, एफ डी एक्स, खाली एफ डी एक्स हो जाएगा, ये एफ एक्स की तरह ट्रीट हो जाएगा पूरा का पूरा। ऐसा बोलेगा a force is equal to this much act on a particle, find the work done by the force in displacing the particle from x is equal to इतना 1 से लेके x is equal to 4। सर 24 जूल। देख लो, कितना आ गया, 2x + 3 dx f dx, खाली बस एक ही है, dy dz कुछ नहीं है, ठीक है। 1 से लेके 4 तक चला दो, इंटीग्रेट कर लो, यही आपका आंसर है। अब इंटीग्रेशन करना नहीं आता तो फंस जाओगे भाई फिर। 2x dx प्लस 3 dx, ऐसे तोड़ लो 2x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट लगा देना 1 से लेके 4 तक, प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन x 1 से लेके 4 तक, पुट करो, 2 से 2 पहले कैंसिल कर दो चाहे तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4 - 1 ये दे देगा 15, ये दे देगा आपका 3 3 या 9, 24 जूल। अरे आ गई बातें समझ में? हाँ सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दो, चलो हो गया तो हेडिंग डालो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है? स्प्रिंग का फोर्स हमने स्प्रिंग पढ़ रखी है ना न्यूटन लॉ में। क्या होता है स्प्रिंग का फोर्स, कितना होता है? kx। यानी कहने का मतलब क्या है, वेरिएबल है कि नहीं है? स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट थोड़ा ना होता है, अगर उसको खींचते जाओगे हर इंस्टेंट पर फोर्स बदलते जाता है, डिपेंड करेगा कितना खींचा हुआ है, ठीक है। तो उसका वर्क डन निकालना है अब हमें। अब जरा ध्यान से देखो, हेडिंग डाल लो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी अंडर वेरिएबल फोर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये थी यहां पर आपकी नेचुरल स्टेट है। नेचुरल स्टेट मतलब x = 0, कुछ खिंचाव नहीं है, यहां से इसको यहां तक पहुंचाना है, ये x तक खिंचवाना है, ठीक है, खींच खींच के यहां लेके जाना है। तो हमसे पूछा वर्क डन बाय स्प्रिंग, SP वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आएगा, तो ये हम डिराइव करने जा रहे हैं। ये हो गया क्या? यस सर। ठीक है, इसको देखो, इंटीग्रेशन से बचना है ना, fx कर्व बना लो,
फोर्स और पोजीशन का जो कर्व बना सकते हो, आप बना सकते हो इसको। याद है y इक्वल टू mx प्लस c, याद आ रहा कुछ? यस सर। ये कहां पर कट करेगा ये? 3 Two. पर, 3 पर c, हाँ हाँ ठीक। ठीक है। इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? इसको 1 से लेके 4 तक, x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक करना है। तो जब भी ऐसा लीनियर रिलेशन है, इंटीग्रेशन करना है उसका, तो आप ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। एरिया तो निकालना है, x को 1 पुट करो, x को 1 पुट करो, y की वैल्यू आ गई 5, ये 5 होगा, ठीक है। x को 4 पुट करो, 4 दूनी 8, 3 11। इसका एरिया कितना होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा 3। देखो आंसर सेम आ रहा है क्या? ठीक है। मतलब अपनी कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 इंद्रियां खुली रखना, 5 सेंस, ठीक है। तो अब इस एंगल से भी, अब क्या होता है ग्राफ रख कौन जाए सीधे, यार इंटीग्रेशन आ रहा है, आप इंटीग्रेशन में अगले साल एक्सपर्ट बन ही जाओगे, ठीक है। तो कल के दिन में आपके लिए वर्कडन इतना हेडेक नहीं होगा, आप तो सीधे कहते हो यार वर्कडन कल, जैसे मेरे से कोई वर्कडन पूछता है, होता ही क्या है, इंटीग्रेट करना है, एफ डॉट डी आर, कॉन्स्टेंट होगा तो एफ को बाहर निकाल लेंगे, नहीं होगा तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ आई डी वाई, इंटीग्रेशन है बस बेसिकली। ऐसे ही जाके आप जब 12th में पहुंचोगे तो अलोन्स के चैप्टर को ऐसे देखना, अलोन्स के चैप्टर में आधी सिंपल डेफिनेशन पर है, लेकिन आगे जाके जो प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज 2 की, वहां पर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट लगाने आने चाहिए। तो फिलहाल ये है, चलो ये भी एक नजरिया था। एक सेकंड, चाय की आवाज आ रही है। अब देखो इसमें क्या करोगे, अब आपको पता है मैं एक्स तक खींच रहा हूं, यहां तक खींचना है मेरे को, वर्क डन बाय स्प्रिंग जानना है। अब पूरे रास्ते में फोर्स वेरी करते जाएगा, तो तरीका क्या है, देखो आप मान लो ये यहां से कहां तक खींचा हुआ है, यहां पर पहुंचा दो, यहां से y खींचा हुआ है, y से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कराओ dy, y से थोड़ा सा डिस्प्लेस कराओ dy। अब स्प्रिंग का फोर्स देखो, स्प्रिंग कहां को फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग ने फोर्स लगाया होगा, इस नेचुरल स्टेट को ऊपर लिख लो, नेचुरल स्टेट को ऊपर लिख लो। हाँ, स्प्रिंग ने फोर्स लगाया होगा पीछे को, ky बताओ, लगाएगा? अरे आई बात समझ में? यस सर। मैंने y क्यों ले लिया, कुछ और भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो मैं लिमिट जब लगाऊंगा, इवेंचुअली जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो मैं y को चलाऊंगा 0 से लेके x तक, तो इसलिए मैंने y ले लिया यहाँ पर, ये y और कुछ नहीं है। हाँ, तो इससे मैंने ले लिया, आप चाहो तो s ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क डन, छोटा सा वर्क डन कितना हो गया, छोटा सा वर्क डन हो जाएगा ky, फोर्स इधर को लगा है, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रखा है, कौन कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, मैं खींच रहा हूं इसको, लेकिन क्योंकि वर्क डन मेरे को स्प्रिंग का लिखना है, तो स्प्रिंग का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, क्योंकि कल के दिन में एक बॉडी पर 10 फोर्सेस लग सकते हैं, लेकिन मैं इसका वर्क डन लिख रहा हूं, ठीक है। अभी अभी मैं बता दूंगा आपको, जब एक बॉडी पर 10 फोर्सेस लगते हैं तो एक फोर्स का वर्क डन लिख रहा हूं, उसको बाकियों से कोई मतलब नहीं है, किसी एक फोर्स का वर्क डन लिखना है तो उसको फोर्स से मतलब होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रखा है, इवेंचुअल फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। 10 फोर्सेस लग रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अगर हमें पता है और फोर्स पता है तो बस 4f डॉट डी आर, उससे मतलब होता है। ऑब्वियस सी बात है, वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एज अ रिजल्ट ऑफ 10 फोर्सेस होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एज अ रिजल्ट ऑफ 10 फोर्सेस होगा। लेकिन एक बार आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल गया है तो पहले किसी भी फोर्स का वर्क डन दूसरे फोर्स के वर्क डन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इस केस में ky इधर है, dy इधर है, तो माइनस का साइन, बस इसी को इंटीग्रेट कर लो, यही आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा। कहां से कहां तक, 0 से लेकर x तक कर लो, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो जाएगा, माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके x कितना हो गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आ गया है वर्क डन बाय स्प्रिंग। लेकिन याद रखना, अब कल के दिन में क्वेश्चन कहता है
क्वेश्चन आता है अच्छा एक उल्टा दूसरा, अगर इसको अंदर लेके आते, अभी तो यहां से यहां जाने में इतना वर्क डन हो रहा है, और अब नेगेटिव पॉजिटिव तो आप देखो लॉजिक से कर लेना। ये लगा लो आपकी नेचुरल स्टेट है, यहां से x गए, यहां से x गए तो वर्क डन आएगा -12kx²। यहां से वापस आए, यहां से वापस आए तो वर्क डन आएगा 12kx² प्लस का, क्योंकि फोर्स भी स्प्रिंग का इधर को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे होने वाला है, खाली लिमिट बदल जाएगी, x की वैल्यू 0 से लेकर यहां तक चलेगी, उल्टा चल जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्स इधर को है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को आ जाएगा, तो वो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये हो जाएगी बात है। अच्छा, यहां से इधर को x गए तो फिर से -12kx²। क्यों? जब स्प्रिंग को दबाव आ रहा होगा, स्प्रिंग को दबा रहे होगे तो स्प्रिंग फोर्स बाहर को लगा रही होगी, आप जबरदस्ती उसको अंदर को डिस्प्लेस कर रहे हो तो नेगेटिव वर्क डन आएगा। फिर से यहां से इधर को आए तो +12kx²। ये डायग्राम क्लियर है सबको? समझ में आ गई बात? कब -12kx² लेना है, कब +12kx² लेना है? अरे क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ठीक है ना। जब भी अपनी नेचुरल स्टेट की ओर को आ रहा है, यहां से कंप्रेस स्टेट से नेचुरल स्टेट को आ रहा है, तो धक्का मार रहा होगा आगे को, फोर्स भी आगे को लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे को हो रहा है, यहां तक पॉजिटिव आएगा। इसके आगे जाओगे, इसके आगे लेके जा रहे हो उसको, फोर्स अब अंदर को हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट उधर को हो रहा है, तो -12kx²। तो बेसिकली वर्क डन आता है 12kx²। कब माइनस लेना है, कब प्लस लेना है, सिचुएशन पर डिपेंडेंट है। अब क्वेश्चन मान लो ये आ गया, फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ, हटाओ के को लिख लेते हैं 100 न्यूटन पर मीटर when extended from x is equal to 1 x is equal to 1 सेंटीमीटर, लेकिन बहुत हो जाएगा 10 सेंटीमीटर टू x is equal to 20 सेंटीमीटर। अब इसमें फंस जाओगे यार, 0 से x तक का तो 12kx² आता है, -12kx²। अब इसमें कैसे करोगे? इसने तो 0 से बोला ही नहीं है, इसने 10 से बोल रखा है, तो या तो लिमिट चेंज करो। लिमिट में क्या बदलाव करोगे? 0.1 से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 से लेकर 0.2 कर दो, ठीक है। चलो करो तो है, इसको करो, एक बार करो, अपना अपना दिमाग लगा करो, फटाफट करो। और ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल ही, 2-3 बार आ चुका है, मतलब 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर पूछा है, फिर बोल रखा है x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू 2a तक बताओ। बेसिकली ये कर रखा है उसने।
हो गया क्या? बता दूं? हाफ के ये वाई स्क्वायर में लिमिट चेंज कर दो, 0.1 से 0.2 चला दो। अब वहां किसको इतना दिमाग आएगा, या इंटीग्रेट करके कर लो। देखो इवेंचुअली आना तो नेगेटिव ही है, खींच रहे हो आप 10 से 20 लेके जा रहे हो, फोर्स इधर को लग रहा है, आना नेगेटिव है, तो दो ऑप्शन पॉजिटिव होंगे, दो नेगेटिव होंगे, वो भी रहेगा। बस एक बेवकूफी मत कर देना, एक बेवकूफी मत कर देना, -12 के 0.2 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर मत कर देना। ये गलती मत करना जिसने भी कर रखी है। क्यों मत करना, जरा देखो यहां से, -12 के 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां तो ऐसे सॉल्व करो, ये तो गलत है। या फिर क्या करो, क्योंकि हमारा -12 के एक्स स्क्वायर 0 से था, तो 0 से 0.2 तक का वर्क डन लिख लो और 0 से 0.1 तक का वर्क डन लिख लो। इसको W1 बोलो, इसको W2 बोलो, सबट्रैक्ट कर लो W1 माइनस W2, तो W1 हो जाएगा आपका -12 के, क्योंकि फॉर्मूला नेचुरल स्टेट से आपका k इंटू 0.2 का स्क्वायर, W2 हो जाएगा -12 के 0.1 का स्क्वायर, फिर सबट्रैक्ट कर लो W1 माइनस W2। अरे बातें क्लियर हैं कि नहीं है? यस सर। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर, यहीं से कर लेते हैं, -12 इंटू 100 हो जाएगा 0.04 माइनस 0.01 कितना आगे, माइनस का 1.5 माइनस का 1.5 जूल। अरे आ गई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। आखिरी क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन गिराता हूँ, ये तो बताओ हो गया क्या? किस किस का हो गया? कौन कौन हो गया भाई, निपट गया? कराओगे तो करेंगे। कराओगे तो कर लेंगे। वहाँ आखिरी है एक, सर कल कर लेते हैं। कि कल क्लास नहीं है। अब आर्यन साहब भी बोल रहे हैं, बस चलो मैसेज कर लो, जैसे इसका देखते हैं जरा,
शुरू के 5 मैसेज कैसे आते हैं? हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं। फटाफट करो यार, या तो फिर खत्म ही करो या फिर कर ही लो। वैसे 7-8 मिनट बचा हुआ है, अब जो तुम्हारी मर्जी है, फटाफट बताओ। एक्सटेंड कर लो सर, अरे वाह, ऐसे भी हैं क्या? हाँ, एक और करा दो, चलो बढ़िया। बस हो गया हो गया हो गया, बस समझ गया मैं। नेक्स्ट लेक्चर नहीं है, बढ़िया। चलो बस ये आखिरी क्वेश्चन है। इसको जाना है, जा सकता है, सॉल्व एग्जाम्पल है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। एक ही कराओ, हाँ एक ही करा रहा हूँ भाई, कुछ नहीं करा रहा हूँ एक से ज्यादा। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। फोर्स लग रहा है, डायग्राम बना रहा हूं मैं। मास दे रखा है 10 किलो का, ठीक है, मास दे रखा है 10 किलो। हाँ ये है क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन बाय एफ इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बोलो, 2 सेकेंड, जो बोलना है आपको, 5 सेकेंड बोल लो। 5 सेकेंड में कितना काम कर लेगा? सरफेस स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चन और ये होमवर्क है, सब कुछ सेम है। ओके सर। अरे नहीं, ये वाला भी करो। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2, मास दे रखा है आपको 10 kg। आपको सब यही क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इधर आ जाएगा। ये कर लिया तो आपका दिमाग है थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रॉपर मेंस एडवांस में भी आने लायक है ये वाला। फिलहाल तो इसको करो पहले, जब ये सरफेस स्मूथ थी तो। अगर ये सरफेस स्मूथ है तो वर्क डन निकालना है, और फोर्स भी वेरी कर रहा है। बताओ कैसे करोगे इसको? बता दूं क्या? 1 मिनट। चलो 2 मिनट लो, करो। चलो तुम्हारी एक मदद भी कर लेता हूं मैं। एक तुम्हें तो अभी खाली वर्क निकालना आता है, एक आगे जाके थ्योरम आती है, चलो उसका हिसाब किताब से भी कर सकते हो, कर लेना। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कहानी, इससे चलना चाहते हो इससे चल लेना, जैसी आपकी मर्जी है। मतलब ये भी होता है कुछ, बिना इसके भी हो जाएगा, खाली डेफिनेशन ऑफ वर्क से भी हो जाएगा। इस थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हो तो कर लेना। वर्क डन बाय सारे फोर्सेस में एफ है, नॉर्मल है, एमजी है। अब आपको पता है नॉर्मल और एमजी कोई काम नहीं करेंगे, तो जो भी वर्क आएगा इसी का वर्क आने वाला है, और इसका जो वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, या फिर डायरेक्ट वर्क निकालो। अब कोई कलाकार ये मत कर देना, एफ डी टी मत कर देना, बस ये बिल्कुल मत कर देना, ये कोई डेफिनेशन ही नहीं है वर्क की। वर्क की डेफिनेशन क्या है? एफ डी एक्स, एक्स में जा रहा है, बस एक ही है। अब दिक्कत क्या है कि भाई टेन टी और डी एक्स बन रहा है, या तो एक्स होता या तो टी होता। अब यहां पर आप खुद से दिमाग लाओ, ये कैसे करोगे कन्वर्ट? अभी तक हमने जो वेरिएबल कोर्स पढ़ा था वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होता था, या तो एक्स ही होगा या फिर तीनों का होगा, लेकिन यहाँ पर टाइम का फंक्शन दे दिया। मेंस का अच्छा क्वेश्चन है, और मेंस में आया है ऐसा क्वेश्चन हर साल ही आता है लगभग, ये मान के चलो।
हाँ भाई, हिंट दूं क्या? हाँ सर। एफ को एम ए लिखो, एफ को हो एम ए गया लिखो, सर। वहां हो गया। एफ को एम ए लिखो, वहां से ए निकालो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ए को डीवी अपॉन डी लिख लो, इंटीग्रेट करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर वेलोसिटी को dx अपॉन dt लिख लो, वहां से dx dt के टर्म्स में आ जाएगा। चलो बता ही देता हूं मैं। tan t इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो a आ गया t, a को लिख सकता हूं dv अपॉन dt, बताओ, a को लिख सकता हूं dv अपॉन dt, तो dv निकल के आ जाएगा t dt। कहां से कहां तक? जीरो पर वेलोसिटी जीरो थी, कोई जनरल टाइम t पर वेलोसिटी v बना लो। अब यहां से जो कहानी है नीचे तक की, ये हमने काइनेमेटिक्स में वेरिएबल एक्सेलेरेशन वाले केस किए थे, अगर याद होगा तो। कराया था एक क्वेश्चन, कराया था बहुत लंबा था, 5-6 पार्ट, सारे रिलेशन निकाले थे हमने। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। ठीक है, तो यहां से dv का इंटीग्रेशन v, जीरो से लेके v, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2, जीरो से लेके t, लिमिट पुट करोगे यहाँ v आ जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, तो यहां से dx आ जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन 2 dt, ये आ गया आपका। तो यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो tan t dt को dx को आप लिख सकते हो टी स्क्वायर अपॉन 2 dt। अब तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 आया, 5 इंटीग्रेशन किसका होना है? t क्यूब का, तो t की पावर 4/4, जीरो से लेके 5 सेकंड, ठीक है, जीरो से लेके 5 सेकंड, कितना आ जाएगा? 5/4 तो रहा ही, 5 की पावर 4 हो जाएगा माइनस जीरो, बहुत ज्यादा आ जाएगा यार ये तो। 25 625 3 3125 अपॉन 4, सर 781.25। हाँ 781.25 ना झूला आ जाएगा। तरीका देखो कैसे किया है। अच्छा, अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम जानते तो भाई सिर्फ एक ही फोर्स काम करता, वर्क डन बाय एफ, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा के। नॉर्मल का जीरो, ग्रेविटी का जीरो। आप राइट हैंड साइड से कर लेते। राइट हैंड साइड से कैसे? डेल्टा के निकालना है। डेल्टा के मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, इनिशियल तो जीरो था, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी आपको 5 सेकंड में, तो सीधे सीधे यहां से 0 to 5 कर लेते, आपका v निकल के आ जाता। 0 to 5 कर लेते, 0 to 5 कर लेते अगर यहाँ पर, तो v आपका निकल के आ जाता। 0 to 5 करते तो 25/2, और यहां से आपका आंसर आता, यहां से आपका आंसर आता हाफ इंटू एम, 10 हो गया। 25/2 का स्क्वायर करोगे तो 625 डिवाइड बाय 4, ठीक है। कट करो, देखो वही आंसर आएगा आपका। 2 से कट करोगे 5, 625 इंटू 5 हो जाएगा 3125 अपॉन 4, उसको कट करोगे तो 781.25 आ जाएगा। तो ये होती थी वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो मैंने यहीं पर करा दिया इसको। दूसरा तरीका ये भी है इसको करने का, इनफैक्ट अब दिमाग पर रख ही लो, करेंगे हम बाद में, लेकिन आप पहले से दिमाग पर रखो। एक वर्क एनर्जी थ्योरम होती, वो कहती जितने फोर्सेस बॉडी पर लग रहे हैं, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। बस बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्रूफ करवा दूंगा वहां पर। हाँ भाई, ये आखिरी था आज का। आप लोग फ्रिक्शन करो भाई, फ्रिक्शन वाले क्वेश्चनों को खूब करो, ठीक है। और वर्क एनर्जी तो वो चैप्टर है जो आपका पूरा 12th तक काम आने वाला है। एफवीडी बनाना आना चाहिए, एटलीस्ट इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम आना ही चाहिए, मतलब बेसिक एक्सरसाइज 1 तो सभी की आनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको 12th में के क्वेश्चनों में ऐसा ना हो कि 12th के क्वेश्चन में मैकेनिक्स की तरह अटको, तो एक्सरसाइज 1 तो होनी ही होनी चाहिए सबकी कंप्लीट। उसके बाद आप जो करना चाहते हो, एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन लाना चाहते हो वो लाओ। जितने लोग एक्सरसाइज 1 कर ले रहे हैं, उसके बाद मैं तो रिकमेंड करूंगा एक्सरसाइज 1 के बाद एक्सरसाइज 3 का मेंस वाला कर लो, उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस अगर ज्यादा आ गया तो एक्सरसाइज 2 पे आ जाना, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो डीपीपी पे आ जाना। तो ये हैं आपके लेवल्स। लेकिन ये कहूँगा कम से कम इतना तो करते हुए चलो, कल के दिन में एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो इतना तो चाहिए एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 का मेन। जब मेहनत कर ही रहे हो तो एक्सरसाइज 1 पर क्यों रुक रहे हो, लगाओ ना प्रीवियस ईयर, पता चल जाएगा उससे, मॉड्यूल से लगाओ प्रीवियस ईयर कि भाई कैसा क्वेश्चन आता है क्या है। कोई करता है एक्सरसाइज 3 ये? करते होंगे यार, कुछ तो करते होंगे। एक्सरसाइज 3 जरूर किया करो, उसके मेंस वाले क्वेश्चन। नहीं तो काय का पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पता ही नहीं है क्वेश्चन आ कैसा रहा है कॉम्पिटिशन में, तो दिक्कत हो जाएगी उससे। चलो चलो, हो गया आज का, लिख लिया तो जा सकते हो। सर आपने जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसका आंसर 125/4 है। इसका हाँ सर। पता नहीं यार, या वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व हो गए। किसका है, विष्णु का? हाँ सर। अच्छा क्या किया, चलो ये बता दो। सर एक्सेलरेशन में फ्रिक्शन को भी लिया, फ्रिक्शन को भी लिया और फिर उसके बाद इंटीग्रेट किया और फिर v निकाला और फिर डेल्टा k से निकाल लिया। अच्छा, कहां से कहां तक लिया, समय कहां से कहां तक? 0 से 5। गड़बड़ करके ना, वो फोर्स का वर्क डन तो चालू ही 2 सेकंड के बाद होगा। 2 सेकंड तक तो हिलेगा ही नहीं वो। हाँ सर। तभी तो मैं कह रहा था इतना आसान क्वेश्चन नहीं है उसमें। एक दिमाग तो चलो तुमने लगाया, चलो फ्रिक्शन एक्शन लिया, लेकिन वो 2 सेकंड से पहले डब्बा हिलेगा ही नहीं। तो जो आपने नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए किया हुआ 10t - 20, 10t - 20 इज इक्वल टू एम ए किया, वहां से इंटीग्रेट वगैरह जब करोगे भाई 10t - 20 इज इक्वल टू एम ए, तो एम ए तो तब लिख पाओगे जब वो, पहली बात तो इक्वेशन तब लिख पा रहे हो जब 2 सेकंड क्रॉस हो गए होंगे। उससे पहले तो क्या रहेगा, 10t इज इक्वल टू फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा। जब तक ये 20 रीच नहीं कर रहा है तब तक तो फ्रिक्शन बैलेंस करते जाएगा ना। सर तो फिर लोअर लिमिट में 2 ले लेंगे तो आ जाएगा ना आंसर? हाँ हाँ, 2 से 5 चलोगे तो आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है उसमें। ऐसे चलना था 10t - 20 इज इक्वल टू एम ए, सब कुछ एक किया, लोअर लिमिट को 2 से 5, लोअर लिमिट 2 ले लेना, तो वेलोसिटी निकाल लेना, फिर डेल्टा के हो जाएगा। चलो भाई, ओके सर, बाय सर। बाय बाय।